हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी इन्फॉर्मर। बायोलॉजी इन्फॉर्मर में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की क्लासेस, जिसमें कि हम बॉटनी और जूलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स की या कोई किसी भी पीएससी एग्ज़ाम्स की, रेलवे की, बैंकिंग की और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस आता है, तो आप भी मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि जो है बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टार्ट करते जाएंगे और साथ ही साथ हम उसको प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे सो दैट आपको फ्री क्लासेस एक जगह पर मिल सकें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। 11th to 12th की एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। साथ ही साथ मैंने जीके शॉर्ट सीरीज़ भी चला रखी है अपने चैनल पे, जिसमें कि मैं शॉर्ट्स डालती हूँ जीके से रिलेटेड, जिसमें कि हम राजस्थान और भारत से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम कवर अप करते हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम जो है टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और जब भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी बेस्ड जो है 11th-12th का बॉटनी जूलॉजी, जो कि आपके नीट में भी काम आ सकता है। अगर आप एक क्विक रिविजनर हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं, तो हम उसको लेके चलेंगे। साथ ही साथ हम यूजी और पीजी लेवल के कॉन्सेप्ट जो हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं सिलेबस में, उनको भी हम बॉटनी जूलॉजी के कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग जो हैं टॉपिक कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस को भी पीवाईक्यू और एमसीक्यूज को भी हम फॉलो करते चलेंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी फाउंडेशन और मजबूत नींव मिल सके। ठीक है, चलिए हम तैयारी आज शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो कि है कोशिका। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी बात स्टार्ट होती है कोशिका से। तो कोशिका होती क्या है? देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ हमारी, तो मैं बोल रही हूँ कि सभी जीव और जंतुओं की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मैं सजीवों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो सजीव होते हैं बच्चा, उनकी सभी जो पूरी जो उनकी बॉडी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और इन छोटी छोटी इकाइयों को हम कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शरीर होता है पादप और जंतुओं का, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और इन छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका। यानी कि बहुत सारी शरीर में हमारे कोशिकाएं या सेल्स हैं, और ये बहुत सारी सेल या कोशिकाएं ही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में, एक मानव शरीर में लगभग 10 ट्रिलियन तक कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो सबसे छोटे पार्ट है हमारी बायोलॉजी का। और हमारी बायोलॉजी में जो कोशिका है, वो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर संगठित होकर डिवीज़न कर कर और वो क्या बनाती हैं? सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत संगठित होकर कार्यों का उनमें विभाजन हो जाता है, और वो टिश्यू या उत्तक जो है मिलकर अंग बनाते हैं, और अंगों से हमारा अंग तंत्र बनता है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? कोशिका सजीव शरीर की सबसे छोटी और सबसे उपयोगी क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले खोज किसने की, इसके बारे में जान लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो देखिए, कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क जो होता है, कॉर्क देखा होगा आपने, जो बॉटल के ऊपर कैप लगा हुआ आता है लकड़ी का, उसे हम कॉर्क कहते हैं। तो उन कॉर्क की कोशिकाओं में जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, और इन्होंने जो है सेल शब्द भी इन्होंने ही दिया है, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हें ही माना गया है। ठीक है, 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। किसमें देखा? बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो दो फैक्ट हमारे सामने है। पहला है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की है, लेकिन वो डेड कोशिका में थी, कॉर्क कोशिका में थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक जो है, उन्होंने कोशिका की खोज की है, जो कि जीवित कोशिका में के रूप में की गई है। इसलिए साइटोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में, इन्होंने जो है कोशिका के अंदर एक केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्होंने इसको नाम न्यूक्लियस नाम भी दिया है। ठीक है, 1839 में जो पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक हुए, पुरकिंजे ने हमें बताया कि कोशिका में तरल पदार्थ के रूप में कुछ जो है द्रव पाया जाता है, और उस द्रव को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसलिए जो प्रोटोप्लाज्म की खोज है वो पुरकिंजे ने की है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया जी? अगर एग्जाम में पूछ ले कि
कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है। अगर पूछ ले फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रॉबर्ट हुक को। और अगर पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। लेकिन कोशिका की खोज जीवित कोशिका के लिए किसे जाना गया है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाना गया है। अगर पूछ ले न्यूक्लियस की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि कोशिका का द्रव्य होता है, उसकी खोज किसने की है, तो वो पुरकिंजे ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका के बारे में बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने हमें अलग अलग फैक्ट्स बताए। कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका के सिद्धांतों का अध्ययन किया है और कोशिका के लिए हमें कुछ सिद्धांत दिए हैं। उनमें से कुछ मूल सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि सभी जीवित जीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सभी जीव किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाएं बहुत ही छोटी सूक्ष्मतम हमारे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो यही सबसे पहली बात बताई गई है कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाओं से रिलेटेड जो अध्ययन किया है कोशिका की संरचना का, वो श्लीडन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, तो इन्हें हम कोशिका सिद्धांत का जनक भी कहते हैं, श्लीडन और श्वान को। ठीक है, और दूसरी बात जो है कोशिका जो है जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी जो सेल है वो बॉडी की फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है, राइट। यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो कोशिका है। और ऐसी इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है वो कौन है, वो भी कोशिका है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। ये भी एक कोशिका सिद्धांत है। यानी कि जो भी कोशिका बनी है उसका निर्माण अपने से पहले वाली कोशिका से हुआ है। इसको हम कहते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो जब भी पूछा जाए आपसे ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला क्या है, तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये सिद्धांत वुडॉल्फ रिचर्ड द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेल्स जो है सभी जीवों में, अब हम देखते हैं कि पादपों में भी सेल्स हैं और जीवों में यानी मानवों में भी, जंतुओं में भी सेल्स पाई जाती हैं। तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनमें हम विभिन्नता कैसे बता सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ बताई गई है कि कोशिकाएं जो है वो किस किस प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल क्या है। तो जो सेल के टाइप हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रो का अर्थ होता है कि पुराना, कैरियन का अर्थ होता है कि केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक बहुत ही पुराना है, आदिम है, प्रिमिटिव है। यानी कि वो कोशिकाएं जिनमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक है, यानी वो इतना मैच्योर नहीं होगा, इतना डेवलप नहीं होगा जितना कि आज वाला केंद्रक है। ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी। इनमें जो है स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और आनुवंशिक पदार्थ जो है इनमें डीएनए आरएनए की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्ली युक्त अंग जो होते हैं, मेम्ब्रेनस जो पार्ट होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं वो मैं आपको सेल के बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले आप याद कर लीजिए झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। एक दो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आपने नाम सुने हुए होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीज़ें हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। आगे हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं। ओके बच्चों, चलिए आकार देख लेते हैं। आमतौर पर जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटे आकार की होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर या म्यूएम की होती है। यानी कि उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेलीस्कोप, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, कई बार फ्लो में ऐसा होता है कि हम आगे निकल जाते हैं, सो डोंट माइंड, कुछ गलती हो जाए तो मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ, तो हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देखने के लिए जनरली हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोट्स में रखे गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। चलिए अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल दूसरे टाइप की सेल है, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें
जो है केंद्रक जो होता है वो सुविकसित होता है, और जो सभी ऑर्गेनेलीज होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो झिल्ली कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, और जो है इनका केंद्रक होता है वो भी झिल्ली से आवृत रहता है, यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनका साइज बड़ा होता है, और इनमें जो है मूलतः डिवीजन की क्रियाएं बहुत ही रैपिडली होती रहती हैं। ठीक है, आकार आमतौर पर इनका बड़ा होता है, हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनमें यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दो तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम ब्रीफ स्टडी। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, और ये जो होती है सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। और सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोटिक्स की वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, इनके अंदर जो है दूसरी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थ है उनके आवागमन का नियंत्रण करती है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे नंबर पे प्रोकैरियोटिक्स में पाई जाती है। फिर जो है उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कि कोशिका के सभी घटक और सभी अन्योन्य क्रियाएं वो हैं उसमें घटित होती हैं। राइट, नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होते हैं एक क्षेत्र होता है इसके अंदर जिसमें कि डीएनए स्थित होता है, और यह झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, ये ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें राइबोसोम जो होता है बेटा वो 70S प्रकार का होता है। ये राइबोसोम के प्रकार होते हैं, दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो जो भी प्रिमिटिव्स हैं उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मीजोसोम्स जो होते हैं इनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम जो है गोलीनुमा संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, और जो है ये प्लाज्मा झिल्ली के जो है विस्तार को, जो कि श्वसन और कोशिका वृत्ति निर्माण में सहायता करते हैं। मीजोसोम्स क्या करते हैं, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं, और कोशिका वृत्ति का जो निर्माण करते हैं, सेल वॉल का निर्माण करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्लैजिलम या फ्लैजिला पाई जाती है, जो कि इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स को गति करने के लिए सहायता करती है। ठीक है, ये था प्रोकैरियोट्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं जो कि फंजाई, एनिमल, प्लांटी आदि एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि बाहर की जो कोशिका होती है सबसे बाहर इनके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, जो कि सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारे जो है जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ना चयनात्मक ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। जो ये चाहती है उनको ये अंदर आने देती है, और जरूरी तत्वों को ये अंदर शरीर से अंदर और बाहर भेजने के लिए सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट जो है यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के में स्थित क्षेत्र होता है, और इसमें जो है फ्लूइड भरा होता है, उसे हम साइटोसोल कहते हैं, और इसी में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ठीक है, केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। साथ ही साथ उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और उसमें प्रोटीन्स, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस की संरचना में हम देख लेते हैं। पहले होती है सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दो झिल्लियों का बना हुआ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अणुओं के अंदर से बाहर आवागमन में सहायता करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अणुओं की। कौन से अणु? वे अणु जो वो उसमें बन रहे हैं, प्रोटीन के अणु, वे अणु जो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालना चाहती है सेल, वो अणु, उन सभी का आदान प्रदान इसके थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनका जो बना हुआ क्रोमेटिन इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और कोशिका विभाजन जब होता है, जब सेल डिवीजन कर रही होती है, तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये गुणसूत्रों में संघनित हो जाते हैं, और इनके अंदर जो जीन होते हैं उनमें गुणसूत्रों में जो होता है
डिप्लीशन होता है जिसके द्वारा ये एक कोशिका से और 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिका की जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है न्यूक्लियस, और इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल संग्रहित होता है, साथ ही साथ ये सेल डिवीजन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन किस तरीके से पाए जाते हैं। देखिए, क्रोमेटिन जो होते हैं वो जो है यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए और प्रोटीन एक जाल के रूप में फैले हुए होते हैं, और जो सेल डिवाइड नहीं हुई है उसके केंद्रक में ये पाए जाते हैं। जब सेल डिवीजन की तरफ बढ़ती है तो जो क्रोमेटिन है लंबे धागे समान संरचनाओं में बदल जाते हैं, और ये जो जीन है ये जो है आपस में जो है क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है, इनमें कोशिका विभाजन के दौरान ये हमको अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, और क्रोमेटिन इनमें जो है वो संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स गुणसूत्र की 2 समान प्रतियों में से एक होते हैं, और उनके बाद इनमें सेंट्रोमियर दिखाई देने लगते हैं। वह क्षेत्र जहाँ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें जीन लगे हुए होते हैं। गुणसूत्रों के जो कार्यात्मक खंड होती हैं वो जीन होते हैं, और आनुवंशिकी की इकाई जिसे हम कहते हैं वो भी जीन होते हैं। ठीक है, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगति जो करते हैं उसका कार्य करते हैं, साथ ही साथ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कोशिका का उत्पादन और इसका परिवहन नेटवर्क किस तरीके का होता है, यानी कि कोशिका में और कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कि झिल्लीदार नलियों और थैलियों की एक संरचना होती है। ठीक है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है, और एक नलिकाओं के जाल के रूप में नीचे तक फैली हुई होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो थोड़ी खुरदरी सतह वाली होती है, और उन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, प्रोटीन के संश्लेषण में और प्रोटीन के परिवहन में मदद करती है। ठीक है, यानी कि जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के द्वारा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें राइबोसोम नहीं होते, बल्कि वो क्या करती हैं, लिपिड संश्लेषण का कार्य करती हैं, और जो सेल है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण का कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो है कोशिका में, जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे छोटे कण रूपी संरचनाओं के रूप में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में बहुत सारा माल बनता है ना, वैसे ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम स्थित होते हैं वो बहुत सारा प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक गोल्जी apparatus भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है, ये कोशिका का पैकेजिंग केंद्र होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इनको प्रोटीन मिलता है और लिपिड मिलता है इनको, वो इनको संशोधित करता है, काटता छाटता पैक करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी बॉडी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, इसमें F1 कण पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है, आंतरिक झिल्ली जो होती है वो अंगुलीनुमा उभारों के रूप में पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और कोशिका का जो पावर हाउस है या जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो किसे कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि क्योंकि जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन के अणुओं को जब छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है तो जो एटीपी होती है, एटीपी का जो निष्कासन होता है, उस ऊर्जा का संग्रहण कहाँ किया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। और इसकी आंतरिक सतह बहुत ही
आप देख सकते हैं इसकी आंतरिक सतह जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उंगलीनुमा उभारों के रूप में होती है, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और इनमें F1 कण लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनमें अपने खुद का माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनमें खुद का अपना सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड 70s राइबोसोम, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। साथ ही साथ इनमें 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए ये क्या है, एक अर्धस्वायत्त अंग है, यानी कि अपने आप के लिए खुद के लिए सब कुछ जनरेट करने की पावर इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम नामक संरचनाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, पाचन जो है कोशिका में पाचन तंत्र का कार्य करती हैं, यानी कि कोशिका में जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ आ गए हैं या डेड पदार्थ पड़े हैं उनको जो भक्षण का कार्य फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस विधियां होती हैं, दो वो मैं आगे बताऊंगी आपको, उनके द्वारा जो है लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनका भक्षण करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। और ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनमें जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और जो कि क्या करते हैं, अपशिष्ट और बाहरी कणों को, खराब हो चुके पदार्थों को तोड़ने का और उनके डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्यतः अंतर क्या है। देखिए, पादप कोशिका जो होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज से निर्मित होती है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। जो प्लांट सेल है उनमें प्लास्टिड नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये प्लास्टिड क्या होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं इनके ऊपर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसलिए इनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में भोजन हमको बनाने का इतना वो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिड्स हमारे अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, रसधानी या वैक्यूल जो होती हैं, एक बड़ी केंद्रीय रसधानी जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रसधानियाँ क्या करती हैं, पादपों में जो है भोजन का संचय का कार्य करती हैं, साथ ही साथ जो फ्लूइड्स हैं उनका मैनेजमेंट का कार्य करती हैं, इसलिए बड़ी होती है। जबकि हमारी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें रसधानियों का इतना यूज़ नहीं है, इसलिए छोटी छोटी रसधानियों के रूप में पाई जाती हैं। आकार जो होता है पादप कोशिका का एक निश्चित और कठोर आकार होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार अनियमित और लचीला होता है। सेंट्रियोल जो है पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय जो कार्य करता है मुख्य रूप से वो सेंट्रियोल ही करता है, जो कि क्या करता है, गुणसूत्रों के विपथन का कार्य करता है। इसलिए हमारी जो जंतु कोशिकाएं हैं तारक, उनमें सेंट्रियोल या तारककाय पाया जाता है जो कि विभाजन के समय तारक केंद्र बनाने का कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका पट का निर्माण होता है वो भी तारककाय द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम आमतौर पर पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में भक्षकांडवी क्रिया फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्रिया करने के लिए जो है जंतु कोशिकाओं के शरीर में लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनकी दोनों की स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, इन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं की विशेष संरचना क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है कठोर होती है, परत बाह्य संरचनात्मक परत होती है पादप की, जो कि पादप को बाह्य आघातों से रक्षा करने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह क्या करती है, आंतरिक जो अंग हैं पादप के उनकी भी रक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में जो है वो किचन फैक्ट्री कहलाती है। जैसे कि ह्यूमन जो सेल होती है उसमें जो है फैक्ट्री क्या है हमारी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही इनका रसोई घर क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करके जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, इनमें सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, जो कि एक बड़ी झिल्लीबद्ध थैलीनुमा संरचना होती है और ये क्या करती है, जो कोशिका का आयतन है उसे बहुत ही ज़्यादा 90% तक बढ़ा देती है। और ये जो होती है सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रसधानियाँ, ये जो है कोशिका रस का संग्रहण करती हैं और कोशिका के अंदर जो स्फीति दाब होता है जो कोशिका नीचे से पानी ले रही है और ऊपर की तरफ पानी जा रहा है केशिकात्व के द्वारा, उस दाब को मेंटेन करने का कार्य, उस दाब को क्या कहते हैं हम, टर्गर प्रेशर कहते हैं। उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य कौन करती है, तो वो सेंट्रल वैक्यूल्स करती है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं कोशिका में वृद्धि और विभाजन किस तरीके से होते हैं। हर कोशिका, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसे हम ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कहते हैं, जो कि रुडोल्फ विर्चोव ने बताया है। यानी कि हर एक कोशिका जो है डिवाइड होती रहती है, विभाजन करती रहती है और वो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका वृद्धि द्वारा अपनी संख्या में अपनी संरचना में वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद जब वो एक प्रॉपर ग्रोथ तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसमें विभाजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लेती है। कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटी जानकारी दे देती हूँ। एक आउटलाइन हम बना रहे हैं आज फर्स्ट क्लास से, इसलिए कि जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती हैं और वृद्धि के बाद उनमें विभाजन की क्रिया होती है और विभाजन से एक कोशिका, दो कोशिकाओं में, दो कोशिका से चार कोशिका, चार से आठ, आठ से बारह, बारह से ऐसे संख्याओं में कोशिकाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिकाओं में ग्रोथ होती है। एक कोशिका विकसित होकर और कोशिका विभाजन के माध्यम से आकार में बढ़ती है, फिर उनमें रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता है और फिर उनमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक कोशिका अपने ही समान दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। और बहुकोशिकीय जीवों में जो है, एक कोशिकीय जीवों में तो प्रजनन के लिए अलैंगिक जनन और कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जो है गैमेट्स का निर्माण होता है और उसके द्वारा लैंगिक जनन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का जो है दो मुख्य प्रकार से होता है। पहला है समसूत्री या माइटोसिस विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन में समसूत्री और असूत्री विभाजन किस तरीके से होता है हम देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, वो मुख्यतः जो है समान कोशिकाओं में होता है और इसमें जो कोशिका होती है, एक 2n कोशिका होती है, उससे जो बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं वो आकार, रूप और रंग में सेम टू सेम अपने पेरेंट सेल के समान होती हैं। इसलिए 2n से जो दो सेल बनेंगी वो भी 2n ही होंगी। 2n यानी कि उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी उनमें गुणसूत्रों का जो है डिवीजन नहीं होता। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होता है मुख्यतः समसूत्री विभाजन। उद्देश्य क्या होता है इसका, जो बॉडी है उसकी वृद्धि और मरम्मत करना होता है, ग्रोथ और रिपेयरिंग करने के लिए जो है कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और इससे दो आनुवंशिक रूप से समान डॉटर सेल बनती है, यानी कि जेनेटिकली सेम जो है डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। गुणसूत्र संख्याओं में जो है डॉटर कोशिकाओं में पेरेंट सेल के समान ही गुणसूत्र होते हैं, यानी पेरेंट सेल भी 2n थी और जो डॉटर सेल दो बनी है वो भी 2n होंगी। उनमें मतलब कि जो है गुणसूत्र का डिवीजन नहीं होता, वो सेम एज ए पेरेंट ही बने रहते हैं। ठीक है, और विभाजन एक ही चरण में पूरा हो जाता है, यानी पूरा जो मियोसिस है, माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन है, वो एक ही समसूत्री विभाजन में हो जाता है। इसकी भी चार अवस्थाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है असूत्री विभाजन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे रही हूँ। यस, नेक्स्ट है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है उसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, मियोसिस यानी कि न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उससे जो डॉटर सेल होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स में 2n अगर गुणसूत्र हैं तो जो संतति है उनके अंदर n यानी n उनमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है। इसमें दो बार विभाजन होता है, तो एक बार जो विभाजन होता है तो पहली बार में अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और दूसरी बार में दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बनती है। इस तरीके से जो पेरेंट है और जो डॉटर सेल्स हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, मेनली जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें ऐसा डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनका उद्देश्य जो होता है गैमेट्स का उत्पादन करना होता है, मेनली जेनेटिकल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है, इसलिए इनसे क्या होता है गैमेट्स का निर्माण होता है। और इनमें चार आनुवंशिक रूप से भिन्न जेनेटिकली डिफरेंट जो है इनमें जो डॉटर सेल्स हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, गुणसूत्र संख्या जो है इनमें चार, जो डॉटर कोशिकाओं की संख्या पेरेंट की सेल की आधी गुणसूत्र संख्या होती है, यानी डिप्लॉइड से क्या हो जाता है, जो पेरेंट तो है वो डिप्लॉइड है, तो जो संतति है वो क्या हो जाती है हैप्लॉइड या एन हो जाती है। ठीक है, और ये जो विभाजन है ये दो चक्रों में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है,
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 चक्रों में पूरा होता है, जिसमें कि हमें जो संतति कोशिकाओं से आधी गुणसूत्र वाली पेरेंट कोशिकाओं से आधी संतति कोशिकाएं गुणसूत्र वाली प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोशिका के बारे में जान पाए। आज हम इसको अब सम अप करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो है कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका पादपों में और जंतु दोनों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको हम एक अलग से वर्ग में पढ़ते हैं, जो कि है माइकोटा में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली जो है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका का जीवन चक्र 2 तरह से होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। वृद्धि के बाद कोशिकाओं में वृद्धि और विकास के बाद उनमें समसूत्री विभाजन होता है, जो कि कायिक या अलैंगिक प्रकार के जन्म का तरीका होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि लैंगिक जन्म का तरीका होता है। ठीक है, आनुवंशिक रूप से कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केंद्रक होता है। केंद्रक में क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर डीएनए लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के लिए क्या आवश्यक है, तो वो न्यूक्लियस आवश्यक है। ठीक है, मुख्य घटक की बात करें तो कोशिका के बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये थी हमारी कोशिका के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हम नेक्स्ट जो है अब हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन हैप्पी डे, बाय बाय।